हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पृथ्वी की गतियाँ। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ, उपसौर, अपसौर, कृक संक्रांति, मकर संक्रांति और इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स। ठीक है, तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले दो बातों को समझते हैं। अगर आपको वो दो बातें समझ में आ जाती हैं तो इसका मतलब आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। तो दो बातें क्या हैं? जैसा कि हम सौरमंडल में पढ़ते हैं कि ये हमारा सूर्य हो गया और 8 ग्रह हैं जो कि इसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी भी उन्हीं 8 ग्रहों में से एक है जो कि इसका चक्कर काट रही है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि ये सूर्य है और सभी ग्रह इसके चक्कर काट रहे हैं और हमारी पृथ्वी भी इसका चक्कर काट रही है, तो इसका मतलब समझिए कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। क्योंकि इस पूरा का पूरा टॉपिक इसी बात के ऊपर बेस रहेगा कि कौन किसका चक्कर काट रहा है, और तो सूर्य का चक्कर काट रहा है तो कौन सी गति कहलाएगी, अगर खुद का चक्कर काट रहा है तो कौन सी गति कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा टॉपिक पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम घूर्णन गति को कि घूर्णन गति क्या होती है। तो घूर्णन गति में क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। ठीक है, तो जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिन और रात कौन सी गति के कारण बनते हैं, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। दिन और रात बनते इसी कारण इसको घूर्णन गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और किसके कारण और किस नाम से जाना जाता है इसको, क्योंकि ये अपने अक्ष के ऊपर घूम रही है तो इसको अक्षीय गति के नाम से भी जाना जाता है। अक्षीय गति के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण बनते हैं? घूर्णन गति के कारण। दिन और रात किसके कारण बनते हैं? घूर्णन गति के कारण। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हमारी पृथ्वी किस ओर से किस ओर घूम रही है, जैसे पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर। इस प्रकार मतलब क्वेश्चन पूछता है कि हमारी पृथ्वी किस ओर घूम रही है, तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घूर्णन गति। इसके बाद पढ़ते हैं कि हम पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो वह अपना पूरा चक्कर कितने समय में पूरा करती है, एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। ठीक है, तो पृथ्वी अपना पूरा चक्कर एक पूरा चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो लगभग पढ़ते हैं हम 24 घंटे में अपना चक्कर एक पूरा करती है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पूछता है आपसे कई बार एग्जाम में, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना एक पूरा चक्कर पृथ्वी करती है। ठीक है, उसके बाद आता है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, साथ साथ वो सूर्य का भी चक्कर काट रही है। तो जो सूर्य का चक्कर पूरा एक पूरा चक्कर करने में जितना समय लेती है पृथ्वी, वो कितने समय में पूरा करती है? 365 से 1/4 दिन में। ठीक है, अपना पूरा एक चक्कर करती है। तो वो सूर्य का जो चक्कर काट रही है उस गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति या फिर वार्षिक गति। वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। जो सूर्य है हमारा और हमारी पृथ्वी है जो चक्कर काट रही है जिस ऑर्बिट में, उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी कक्ष। ठीक है, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? कक्षीय गति के नाम से भी जाना जाता है। कक्षीय गति के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, ये अपना एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है? तो 365 से 1/4 दिन में। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है? क्वेश्चन पूछता है कि आपका ऋतु परिवर्तन कौन सी गति के कारण होता है, तो परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं उपसौर और अपसौर।
उपसौर और अपसौर से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आपका उपसौर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरिहेलियन, कई बार इंग्लिश में दे देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि पृथ्वी लगातार अपना भी चक्कर काट रही है और सूर्य का भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूर्य। ठीक है, ये हो गई हमारी पृथ्वी। दीर्घवृत्ताकार आकार में इसका चक्कर हमारी पृथ्वी काट रही है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक स्थिति ऐसी होगी दीर्घवृत्ताकार में कि एक बार पृथ्वी हमारे सूर्य के नजदीक आएगी और एक बार पृथ्वी हमारे सूर्य से अधिकतम दूरी पर जाएगी। ठीक है, तो बस यही बात है कि जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को बोलते हैं हम उपसौर। ठीक है, उपसौर, उसको क्या बोलते हैं हम, उपसौर। ठीक है, उपसौर क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उसको उपसौर बोलते हैं। ठीक है, तो यह स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो डेट पूछता है कि उपसौर की स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो ये होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी डायरेक्ट आपसे डेट पूछेगा कि उपसौर की स्थिति बताइए कौन सी तारीख को होती है, तो ये होती है 3 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, उसको क्या बोलते हैं आपका, अपसौर। अपसौर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एपिहेलियन। ठीक है, अपसौर क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो वह अपसौर कहलाता है। तो यह स्थिति कौन सी तारीख को उत्पन्न होती है, तो इसका वो कब होती है, 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है। ये डेट याद रखनी है आपको, 3 जनवरी को उपसौर, 4 जुलाई को अपसौर। डायरेक्ट क्वेश्चन में इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको एक आप छोटी ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि अप मीन्स ऊपर, कोई चीज ऊपर जाती है तो हमसे दूर जाती है, तो अधिकतम दूरी पृथ्वी की से सूर्य की अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है। और जो दूसरा बच गया वो उपसौर, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो वो क्या कहलाती है, उपसौर। ठीक है, ये था आपका अपसौर और उपसौर। ठीक है, पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। और अधिकतम दूरी कितनी होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और औसत दूरी कितनी होती है पृथ्वी से सूर्य की, औसत दूरी 14.9 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम आपका कृक संक्रांति और मकर संक्रांति के बारे में। उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, उनके बारे में जानेंगे, और कृक संक्रांति मकर संक्रांति क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री
अक्षांश, ये भी 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इसको जानते हैं हम उत्तरी ध्रुव के नाम से, इसको जानते हैं दक्षिणी ध्रुव के नाम से। ये बीचों बीच हो गई भूमध्य रेखा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो इसको क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया हमने कर्क रेखा, और इसको क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया मकर रेखा। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चलेगा, अभी हम पढ़ेंगे कि कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। ठीक है, ये हमारा सूर्य हो गया। ठीक है, जब हमारे सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा के ऊपर पड़ती हैं तो वो क्या कहलाती है, कर्क संक्रांति। तो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर लंबवत पड़ती हैं तो वो कर्क संक्रांति कहलाती है। ठीक है, तो ये स्थिति कब उत्पन्न होती है, कर्क संक्रांति कब होती है, तो कर्क संक्रांति आपकी होती है, आपसे डेट पूछता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को कर्क संक्रांति होती है। ठीक है, इस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन और बड़ी रात। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति में क्या होता है, जब सूर्य की किरणें लंबवत मकर रेखा के ऊपर पड़ती हैं तो उस दिन क्या होता है, मकर संक्रांति होती है। ये स्थिति कब होती है, ये स्थिति होती है आपकी 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत मकर रेखा के ऊपर पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक विषु। विषु, जब सूर्य की किरणें लंबवत 0 डिग्री अक्षांश, इसको जानते हैं हम भूमध्य रेखा के नाम पर, भूमध्य रेखा के नाम से रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं इसको, रेखा। ठीक है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो उसको क्या कहते हैं, आपका विषु। ठीक है, यह स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो यह स्थिति उत्पन्न होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, इस दिन क्या होगा, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने 3 बातें जानी हैं। कर्क संक्रांति क्या होती है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो कर्क संक्रांति कहलाती है। यह स्थिति कब उत्पन्न होती है, 21 जून को। दूसरा, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो वह क्या कहलाती है, मकर संक्रांति। ठीक है, तीसरा, यह स्थिति कब उत्पन्न होती है, 22 दिसंबर को। तीसरा, जब सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर पड़ती है तो वह क्या कहलाता है, आपका विषु। यह स्थिति कब उत्पन्न होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च को हम और किस नाम से जानते हैं, बसंत विषु के नाम से भी इसको जानते हैं हम, बसंत विषु। 23 सितंबर को शरद विषु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक डेट थी जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो आप इनको ध्यान रखना। कई बार ये आपसे क्या पूछेगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जैसा कि हमने पढ़ा, इन पर दिन और रात की स्थिति क्या होती है। तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने पढ़ा पृथ्वी की गतियां, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, विषु, उपसौर, अपसौर। ठीक है, आप इसके नोट्स हमारे
डिस्क्रिप्शन में जाके PDF डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।